नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको वर्ग 3 से जुड़े सभी सवालों को जो सभी सवाल के जवाब है बहुत स्पष्ट तरीके से देने वाला हूं। और मेरा नाम है परवत सिंह और आप देख रहे हैं हमारा ऑल इंडिया टेट इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। इसमें आपको जो शिक्षक संबंधित संपूर्ण देश की बारे में जानकारी मिलती है, तैयारी कराई जाती है। और आज वर्ग 3 का जो चयन परीक्षा का रिजल्ट आया है मध्य प्रदेश का, उसमें जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं, जो मेरिट में हैं, जो वेटिंग में हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ख़ास होने वाला है, बहुत बेहतरीन होने वाला है। एक एक सवाल, छोटा से छोटा सवाल के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे और उसका क्या हो सकता है। सभी विद्यार्थियों के डाउट है कि जैसे किसी के आधार में नाम अलग है और उसके 10th की अंक सूची, 12th और अन्य मार्कशीट है उनमें नाम अलग हैं, या फिर EWS से फॉर्म भरा था, आज EWS एक्सपायर हो गया है, या कोई इंदौर का रहने वाला है और कोई अदर ज़िले में चला गया है। मतलब ये कहने का तात्पर्य है मेरा कि सभी तरह के सवालों का इसमें इंक्लूड किया जाएगा और ये वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास होने वाला, बहुत मार्गदर्शन देने वाला है। ये एक ही वीडियो आपके बहुत जिज्ञासा समाप्त कर देगा। आपको कहीं भटकने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आप इसे ध्यान से इस वीडियो को सुनना है। ये ऑडियो फॉर्मेट में वीडियो बनाया जा रहा है और सभी के सवाल यहाँ लिए जा रहे हैं। ये सभी के ऑथेंटिकेट सवाल हैं जहाँ हमने इसे टेलीग्राम से कलेक्ट किया है। यदि आप भी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो एक भैया ने पूछा था कि जो MP के TRC पोर्टल है उससे रजिस्ट्रेशन होना कब स्टार्ट होंगे। अब ये जो मैं इसके बारे में बता देना चाहता हूँ आपको कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हुए हैं जिनका वेटिंग में नाम है, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है तो मध्य प्रदेश के TRC पोर्टल से होती है और उसका trc.mponline.gov.in ये पोर्टल होता है। इस पर हमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और ये रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होंगे, तो ये जब भी डॉक्यूमेंट DB प्रक्रिया स्टार्ट होगी उस समय ये पोर्टल चालू होगा। आज भी ये पोर्टल चालू है लेकिन दूसरी काउंसलिंग में ये लगा हुआ है। वर्ग 2 की अभ्यर्थियों की काउंसलिंग ये करा रहा है। यदि इस समय उस पोर्टल पे आप जाओगे तो वहाँ की प्रक्रिया दिखाई देगी। तो डॉक्यूमेंट अपलोड होने की प्रक्रिया ये शुरू होगी जब विभाग इस तरह तैयार हो जाएगा कि हाँ अब आपकी डॉक्यूमेंट प्रक्रिया की जाना है। फिर इस पर रजिस्ट्रेशन होगा उसी समय। और रजिस्ट्रेशन में कुछ नहीं, आपका जो रिज़ल्ट आया है उसका एप्लीकेशन नंबर और आपके डेट ऑफ बर्थ से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो इसके संबंध में आपको कोई डाउट शायद मेरे हिसाब से अब नहीं है। अब MP TRC पोर्टल पर ID कौन बनाएगा, आपको खुद बनाना पड़ेगा। और मैंने जो बताया है कि आपका जो रोल नंबर और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उससे बन जाएगा। अब डॉक्यूमेंट अपलोड किस ऑप्शन से होगा, तो डॉक्यूमेंट अपलोड जो होता है उसी में एक अपलोड का ऑप्शन वो खोलेंगे, तब वहाँ आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। सबसे पहले आपको 10th की अंक सूची, 12th की अंक सूची, फिर आपका डिप्लोमा, यदि आपने 12th प्लस डिप्लोमा से फॉर्म भरा है जैसे DED या DLED दोनों में से किसी से फॉर्म भरा है तो ये अपलोड होंगे। यदि आपने DLED के साथ साथ ग्रेजुएशन से फॉर्म भरा है तो आपकी सभी ग्रेजुएशन की अंक सूची उसमें PDF बनाकर अपलोड करना अनिवार्य है। इसके बाद में आपका मूल निवासी और आधार जैसी जानकारियाँ वहाँ आपको देना है। अगला क्वेश्चन पर यदि हम चलते हैं कि फॉर्म EWS से भरा था लेकिन सिलेक्शन UR से हुआ है तो क्या DB में EWS लगाना ज़रूरी है, तो इसका उत्तर है बिल्कुल नहीं। अगर आपका सिलेक्शन UR कैटेगरी से हुआ है तो सामान्यतः EWS सर्टिफिकेट अनिवार्य नहीं होता है। लेकिन यदि आप अपने दिमाग को बिल्कुल शांत रखना चाहते हो और आप सेफ जोन में जाना चाहते हो, अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हो एडवांस तरीके से, तो साथ में इसे रख सकते हो।
अब यदि EWS सर्टिफिकेट 31 मार्च तक वैलिड रहता है और डीवी के समय मार्च के बाद होगा, एक्सपायर हो जाएगा, तो उस समय क्या करना है? तो ऐसी स्थिति में आपको जो EWS सर्टिफिकेट है उसको रिन्यू कराना पड़ेगा। आपको रिन्यू करवा लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है, एक भैया ने पूछा था कि वोटर आईडी नहीं है तो क्या समस्या होगी। देखो, यदि आपके पास डीवी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वोटर आईडी नहीं है तो आपको वोटर आईडी नहीं मांगा जाता है। आपको आधार कार्ड या पैन कार्ड में से कोई भी एक पहचान पत्र होना चाहिए, इसमें आपका काम चल जाएगा। अब अगला क्वेश्चन जो है वो यह है कि ग्रेजुएशन की मार्कशीट या डिग्री में क्या ज़रूरी है। तो जो ग्रेजुएशन जिनने किया है और तो इसका उत्तर मैं दे रहा हूँ कि सामान्यतः मार्कशीट पर्याप्त होती है, आपको डिग्री लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई सोच रहा है कि मैं डिग्री का भी अप्लाई कर दूँ, निकाल लूँ, तो आपको डिग्री निकालने की ज़रूरत नहीं है। आपका सभी अंक सूची उस काम हो जाएगा। आपको PDF बनाकर अपलोड करना है, जैसे मैंने आपको पूर्व में बता दिया है। अब अगला क्वेश्चन इसमें है कि 10वीं की मार्कशीट में करेक्शन करा रहे हैं तो DV के समय क्या करें। तो जैसे आपने फॉर्म भरा था आप वैसे ही रहने दीजिए, अभी इसमें करेक्शन मत करवाइए। ये इसका सटीक और स्पष्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, किसी डॉक्यूमेंट में सरनेम है और किसी में नहीं है, क्या समस्या होगी। तो ऐसी स्थिति में सामान्यतः एक शपथ पत्र बनवाया जाता है और उस शपथ पत्र से काम हो जाता है। अब चर्चा में आपको बात कर रहा हूँ और आपके सभी सवालों को जवाब दे रहा हूँ, लेकिन बीच में मैं अपने तरफ से कुछ जानकारी जोड़ना चाहूँगा कि जब आपका DV होगा तो आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो DV में जो अधिकारी बैठते हैं उन सबको निर्देश दिया जाता है कि वो आपको सपोर्ट करें, आपको प्रोटेक्ट करें। वो खुद ही बताएंगे और आपको पूरा अवसर दिया जाएगा। जो भी आपका यदि वहाँ त्रुटि होती है तो आपका पूरा अवसर दिया जाता है। जिस दिन आपका जो नाम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन वहाँ उपस्थित होने का होता है, आप उस दिन उपस्थित होते हो और आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी गलती या कमी पाई जाती है या त्रुटि पाई जाती है तो आपको अगले दिन आने की सलाह दी जाती है। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का झंझट नहीं है, आपका पूरा पक्ष सुना जाता है। अगला क्वेश्चन है मेरा, एक जो लड़का था उसका है, पिता के नाम में स्पेलिंग डिफरेंट है तो क्या करें। तो इसका जो स्पष्ट उत्तर है, माइनर स्पेलिंग डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंट नहीं है, बहुत बड़ा अंतर नहीं है, तो ये इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और सामान्यतः ऐसे मामले एफिडेविट से सॉल्व हो जाते हैं। अब कास्ट सर्टिफिकेट में केवल नाम है, मतलब ये अगला क्वेश्चन है, कास्ट सर्टिफिकेट में केवल नाम है और मार्कशीट में सरनेम भी है तो क्या करें। तो कास्ट सर्टिफिकेट में केवल आपका नाम है, लेकिन नाम के साथ साथ नीचे देखिए आपका सरनेम भी है, तो इस तरह आपको कोई समस्या नहीं है। आप अपने दिमाग में बेवजह परेशानी उत्पन्न कर रहे हैं। तो होता यह है कि हम हमारे दिमाग से ही बहुत ज़्यादा दिमाग लगा लेते हैं और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पैदा कर लेते हैं और इससे हमारी उलझनें बढ़ जाती है, हम खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं। और जो पिंजरा ये तैयार करते हैं हमारी खुद की समस्याओं का होता है, जो वास्तविक कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगला एक प्रश्न है, एक किसी का शादी हो चुकी है लेकिन डॉक्यूमेंट में पिता का नाम है, पर क्या समस्या होगी। तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। सामान्यतः पिता के नाम वाले डॉक्यूमेंट भी मान्य होते हैं जब तक कि आइडेंटिटी आपकी स्पष्ट है, तो इसमें कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब अगला क्वेश्चन है, क्या मैरिज सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी। बिल्कुल नहीं, डॉक्यूमेंट में आपका मैरिज सर्टिफिकेट नहीं देखा जाएगा, आपके क्या है ये सब नहीं देखा जाएगा। अब रोजगार पंजीयन के संबंध में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ लिए हैं रोजगार पंजीयन से संबंधित। रोजगार
पहला क्वेश्चन जो था, रोजगार पंजीयन एक्सपायर हो गया है तो क्या करें। उत्तर इसका मैं दे रहा हूँ, यदि संभव हो तो आप रिन्यू करवा लीजिए, और ज़्यादा इसमें झंझट नहीं होती है, एक क्लिक में ये रिन्यू हो जाता है। और अगला जो प्रश्न है, रोजगार पंजीयन का उपयोग क्या है। तो रोजगार पंजीयन का उपयोग यह है कि भारत में बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं, तो रोजगार पंजीयन जब आप प्रस्तुत करते हो तो आपका रोजगार पंजीयन पे ये स्थिति चढ़ जाएगी कि अब आपको नौकरी मिल चुकी है, अब आप रोजगार युक्त हो चुके हैं। बस इतना सा ही इसका उपयोग है, ज़्यादा इसका उपयोग है नहीं। अब एजुकेशन और क्वालिफिकेशन से रिलेटेड कुछ सवाल मैंने लिए हैं। तो प्री एग्ज़ाम में बीएड पास किया, जो प्री एग्ज़ाम होता है, जो पात्रता परीक्षा होती है, उसमें किसी ने बीएड से फॉर्म भरा, फिर मेंस में उसने डीएलएड से फॉर्म भरा, तो उसके साथ क्या होगा। अब इसका स्पष्ट उत्तर यह है कि वर्तमान नियमों के अनुसार प्राथमिक शिक्षक जो वर्ग 3 में डीएलएड और डीएड की ही आवश्यकता है, इसके लिए अंतिम चयन में डीएलएड होना जरूरी है। और जो सोच रहे हैं कि जब इसका जो पात्रता परीक्षा में बीएड भर दिया था तो उस समय बीएड अलाउ था, और वो आपने पात्रता परीक्षा पास कर रखी है, बस इतना ही उसका उपयोग है, उसमें डीएड बीएड से मतलब नहीं है। आज आपने डीएड से और चयन परीक्षा में मेरिट लिस्ट आ चुकी है, तो अब आपका आज की योग्यता देखी जाएगी, ना कि पुरानी। अगला क्वेश्चन है इसमें कि एनआईओएस से पढ़ाई की, एनआईओएस से किसी ने डीएलएड की है तो कोई समस्या होगी क्या। तो एनआईओएस से जो डीएड की थी वो जो एनसीटीई के नियम हैं उनके तहत वो पूरी तरह से वैलिड हो चुका है पहले। अभी नए तरीके से यदि आपने की है तो इसका आप एक बार गजट में नोटिफिकेशन देख लीजिए। अगला जो हमारे सर्टिफिकेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, मैं उसको यहाँ आपको साथ शेयर करना चाहूँगा, और आपको भी यदि इनमें से कोई आपके सवाल हैं तो आपको उत्तर मिलने वाले हैं। मूल निवासी प्रमाण पत्र 2016 का है, क्या नया बनवाना होगा। तो इसका स्पष्ट जवाब है नहीं, आपको नया बनवाने की ज़रूरत नहीं है। और यदि आपके इसे अपडेट करवाना चाहते हैं तो अपडेट ये हो जाता है, मूल निवासी एक बार बनता है और आय प्रमाण पत्र हर 3 साल में फिर से बनाया जाता है। और आय जो मूल निवासी प्रमाण पत्र होता है ये लाइफ टाइम के लिए वैलिड होता है, नया बनवाने की आपको आवश्यकता नहीं है। एक क्वेश्चन जाति प्रमाण पत्र से रिलेटेड है। प्रश्न है इनका कि जाति प्रमाण पत्र एक ज़िले का है और निवास दूसरे ज़िले का है तो क्या समस्या होगी। तो जाति प्रमाण पत्र किसी भी ज़िले का हो पूरे राज्य में वैलिड रहता है, तो इसमें आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप तक आपके सवाल का जवाब पहुंचा है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपका ये जवाब कैसे लग रहे हैं। ये जवाब पूरी तरह से अनुभव और जो वैलिड होते हैं वही जवाब मैं आपको दे रहा हूँ, कोई भी मैं अपनी मर्ज़ी से जवाब नहीं दे रहा हूँ। और यदि ये सवालों के जवाब आपको संतुष्ट कर रहे हैं, आपको हृदय में शांति पहुंचा रहे हैं, आपको सेफ जोन में ले जा रहे हैं, तो आप कमेंट करके हमें धन्यवाद दे सकते हैं, क्योंकि हम आपकी हेल्प कर रहे हैं। और कुछ पोस्टिंग और जॉइनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन भी आए हैं हमारे पास, हम उनको भी इंक्लूड कर लेते हैं। रिजल्ट से लेकर जॉइनिंग तक क्या क्या प्रक्रिया होती है, ये एक भैया ने पूछा है। तो रिजल्ट से लेकर जॉइनिंग तक की मैं सारी प्रक्रिया आपको बता रहा हूँ। जैसे अभी आपको अवगत है कि आपका रिजल्ट आ चुका है वर्ग 3 MP वाला। अब इसमें आपका रिजल्ट में मेरिट या वेटिंग में नाम है। जब आपका रिजल्ट आया है तो इसके बाद में मेरिट जारी हुई है, और मेरिट के बाद अब आपसे डीवी करवाया जाएगा। अगला प्रोसेस है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, और इसके लिए आपका trc.mponline.gv.in पर ये प्रक्रिया पूरी होगी। यहाँ आपको सबसे पहले डॉक्यूमेंट अपलोड करना होंगे,
जिनका सफलतापूर्वक डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट कर लिया जाता है उनकी सूची जारी होती है। उनका दिनांक तय किया जाता है कि इस दिन आपको वेरिफिकेशन में पहुंचना है। फिर जैसे ही आपका वेरिफिकेशन सक्सेसपूर्वक कंप्लीट होता है तो एक लिस्ट फिर से जारी होती है कि सफलतापूर्वक डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन हुए हैं वह ये कैंडिडेट हैं। उसमें आपका नाम आता है। वे नाम आने के बाद में फिर आपसे स्कूल चॉइस फिलिंग करवाई जाती है। फिर स्कूल चॉइस फिलिंग करवाई जाती है तो फिर स्कूल अलॉटमेंट का लिस्ट आती है और इस स्कूल अलॉटमेंट के लिस्ट में आप फाइनली लॉक करते हैं कि मुझे ये स्कूल में जाना है। उसके बाद में आपका ज्वाइनिंग लेटर आता है। तो इस तरह ये पूरी प्रक्रिया है। ये बिल्कुल ऑथेंटिकेट प्रक्रिया है, बिल्कुल यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो आपका सवाल का जवाब आपको मिल चुका होगा। यदि आपको अच्छा लग रहा है ये जवाब सुनकर तो आप कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें दे सकते हैं। और जो वीडियो अभी देख रहे हैं, यदि आपके भी कोई क्वेश्चन हो तो वीडियो के कमेंट में आप हमसे क्वेश्चन पूछिए। अगले वीडियो में हम आपके जो सवालों के जवाब लेकर आएंगे। अब रैंकिंग और पोस्टिंग से जुड़ा एक सवाल है। किसी ने पूछा है कि उसका रैंक 57 है, 57 है, मेरिट में 57 रैंक है और क्या होम डिस्ट्रिक्ट मिलने की संभावना है। तो पोस्टिंग, रैंक, कैटेगरी और काउंसलिंग इस पर निर्भर करता है कि आपके होम टाउन में आपका है ये पोस्टिंग वगैरह। और ये वर्तमान में नियम तय होते हैं। अभी तक तो ये नियम है कि गृह जिला किसी को नहीं दिया जाता है। फिर भी यदि समय समय पर अलग अलग तरह के नियम जारी होते हैं तो इस संबंध में हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। इस पर निर्णय आपका सरकार ही लेगी। अंत में कुछ और सवाल छोटे मोटे हैं जो मैं आपको इंक्लूड करके बता देता हूँ। यदि आपसे रिलेटेड ये सवाल हैं तो आप इनके उत्तर जानकर आगे आपकी चिंता दूर होगी। छोटे मोटे स्पेलिंग डिफरेंट होने पर क्या भार कर देंगे। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बैठे अधिकारी आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करते हैं। तो यहाँ आपको एक छोटी सी गलती से भार नहीं किया जाता है। आपका सभी इस तरह की छोटी मोटी गलती त्रुटियों को दूर करने के आगे के वही विकल्प बताते हैं और आपको तय समय में पूरी करना होता है। और ये त्रुटियां सामान्यतः एफिडेविट से ख़त्म हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, अगर सर्टिफिकेट में छोटी समस्या है तो क्या सिलेक्शन रद्द हो जाएगा। तो मैंने अभी आपको बताया है कि छोटी मोटी समस्याओं से किसी का सिलेक्शन रद्द नहीं होता है, कोई भी भार नहीं होता है। लेकिन जो अक्सर उम्मीदवार को सुधार करने का अवसर दिया जाता है। तो आज के बस मेरे पास इतने ही सवाल थे और जिनके मैं जवाब दे पाया हूँ। तो आप कृपया करके अगले वीडियो में आपके सवाल भी हम लेकर आएंगे। आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं कि आपको क्या परेशानी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो, आपका भविष्य उज्ज्वल में हो।